हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारे रीट मेंस 2026 से संबंधित टेस्ट सीरीज है, जिसमें हमारा कौन सा 5वां टेस्ट आज आएगा, जो कि क्या थर्ड ग्रेड लेवल 1 से संबंधित है। अगर किसी छात्र को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। समझ रहे हो नहीं क्या? कमेंट भी करना है संग के संग में ही। हम आज की जो हमारी अति महत्वपूर्ण जो टेस्ट सीरीज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। कौन सी? अपन की जो टेस्ट सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। सभी जो छात्र हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो इसी के साथ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अब देखेंगे हम पहला क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि नवीन भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में यानी कौन से कथनों पर विचार करना है, और इसमें से हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इसके बारे में अपन को क्या है बताना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे। यानी कि जो अपन की 2023 में जो वन रिपोर्ट आई, अति महत्वपूर्ण वन रिपोर्ट थी, ये कौन से नंबर की वन रिपोर्ट है? तो ये अपन की 18वें नंबर की वन रिपोर्ट है। कौन से नंबर की? 18वें नंबर की वन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान वृक्षावरण के संबंध में देश में द्वितीय स्थान पर है। तो ये भी एकदम सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपन का राजस्थान है वो वृक्षावरण में अपन के दूसरे स्थान पर है। राजस्थान के वनावरण में वर्ष 2021 की तुलना में 83.80 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की है। तो ये अपन का एकदम गलत हो जाता है। अगला देखेंगे अपन। इसके अनुसार राज्य के 8% क्षेत्र पर वन व अपन के वृक्षावरण विस्तारित है। तो 8 पर नहीं है, 8.59 पर। ये भी अपन का सही हो जाता है। तो जो अपन का ऑप्शन नंबर 4 होगा वो एकदम सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित जिला समूह में से सालर या साल वन प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं। पहले तो ये बताओ, जो सालर या साल वन होते हैं इनसे हमें कौन सी पदार्थ प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। सालर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है ये? बोसवालिया सेराता। क्या है? बोसवालिया सेराता। तो भाई साहब, अपन का दूसरा जो क्वेश्चन है इसका जो उत्तर हो जाएगा अपन का अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, सिरोही। इन क्षेत्रों में अपन का क्या सालर या साल के वन पाए जाते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। यानी कि निम्नलिखित कथनों में से अपन को क्या सही कथन की पहचान करनी है। कैसे कथन की? एकदम जो सही कथन है उसकी अपन को पहचान करनी है। तो अब अपन एक एक कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन सही कथन की पहचान करेंगे। तो देखो भाई साहब, राजस्थान में वनावरण के विस्तार हेतु 2024 में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा हरियालो राजस्थान शुरू किया गया था। तो भाई साहब ये एकदम सही है। जो अपन के सीएम भजनलाल शर्मा हैं उनके द्वारा 2024 में हरियालो राजस्थान जो कि वनावरण के लिए स्टार्ट किया गया था। वनावरण व वन सुरक्षा में बेहतरीन कार्य करने पर वन विभाग के कर्मचारियों को वन पालक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये भी एकदम सही है भाई साहब। जब कोई कर्मचारी वन विभाग में अच्छा कार्य करेगा तो उसे अपन कौन सा वन पालक पुरस्कार दे देंगे। तीसरा पढ़ो। राजस्थान की प्रथम वन नीति, प्रथम पर्यावरण नीति व प्रथम जल नीति वर्ष 2010 में लागू की गई। तो कितना शानदार क्वेश्चन है। एक ही अपन के ऑप्शन में 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि क्या कि प्रथम वन नीति कब आई? 2010 में। प्रथम पर्यावरण नीति कब आई? 2010 में। प्रथम जल नीति कब आई? 2010 में। तो जो अपन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एक संग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव कहाँ पर लगता है। क्या वृक्ष महोत्सव कहाँ लगता है? तो ये सभी जानते हैं, जो खिजड़ली गांव है यहाँ पर अपन के जो 363 बलिदानियों ने अपना बलिदान किया था खिजड़ली वृक्ष के लिए, जिसमें अमृता देवी थी
और उसकी पति भी थे, उसकी 3 बेटियां भी थी। तीनों ने सातों के साथ बलिदान कर दिया था। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अपन का जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा, आपके एक बार में ही समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। असंगत युग्म का मतलब है कि यानी वह युग्म जो कि गलत युग्म है उसकी पहचान कीजिए। तो सबसे पहले अपन पहला ऑप्शन पढ़ेंगे कि जो वन अनुसंधान फार्म है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अपन के बांकी उदयपुर में है। तो एकदम सही है ये अपन का, क्या वन अनुसंधान है जो कहाँ पे स्थित है अपन का, बांकी उदयपुर में स्थित है, एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि राज्य का प्रथम विश्व स्तरीय बर्ड पार्क कहाँ पे स्थित है अपन का, उदयपुर में स्थित है। तो भाई साहब आपने सुना होगा एक गुलाब बाग है, कौन सा है, गुलाब बाग है, कहाँ पे, अपन के उदयपुर जिले में स्थित है। कौन सा है, विश्व का प्रथम बर्ड पार्क है जो कि विश्व स्तर पर अपनी विशेष ख्याति रखता है, बहुत ही फेमस है। राज्य का प्रथम मरु वानस्पतिक पार्क, तो भाई साहब ये कुलधारा जैसलमेर में एकदम गलत है। लेकिन जो कुलधारा जैसलमेर है इसमें जो अपन के कौन से ब्राह्मण थे, वो पालीवाल ब्राह्मण, उनकी पूरा का पूरा म्यूजियम बनाया गया है। और नेचर पार्क कहाँ पे स्थित है, अपन के चूरू में स्थित है। तो अपन का ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन 3 एकदम गलत हो जाएगा और अपन का उत्तर भी ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राज्य में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि जो अमृता देवी बिश्नोई थी वो 363 जो लोगों के साथ में शहीद हो गई थी, कहाँ की थी, वो खिलजली गांव जोधपुर की थी। और कौन सी जाति से बिलोंग करती थी, वो बिश्नोई जाति से बिलोंग करती थी। अपन का 6वां क्वेश्चन है, इसका अपन को आंसर देखना है कि जो अपन की अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, स्मृति पुरस्कार है, ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो भाई साहब कौन से क्षेत्र में, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए ये अपन का पुरस्कार है, कौन सा, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, क्वेश्चन नंबर 7वें को अपन देखेंगे कि अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट सहायता से सम्मिलित कीजिए। अपन को क्या है कि जो अपन के कूट दे रखे हैं इनसे अपन को सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्या, जो अपन के सालर वन होते हैं ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो भाई साहब सालर वन अपन के कहाँ हैं, अलवर में उपस्थित होते हैं। क्या सालर वन कहाँ पाए जाते हैं, अलवर में पाए जाते हैं। उसके बाद में जो अपन के ढाक के वन हैं, क्या जो ढाक के वन हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं अपन के, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। और जो अपन के सदाबहार वन है, सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं अपन के, सिरोही जिले में पाए जाते हैं। समझ रहे हो नहीं, कहाँ पे पाए जाते हैं, सिरोही जिले में। अब बचे कौन, शुष्क सागवान वन, तो शुष्क सागवान वन अपन के बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ अपन का जो ऑप्शन ए है एकदम सही हो जाएगा। क्या सालर वन कहाँ पे, अपन के अलवर में पाए जाते हैं। ढाक के वन कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। और अपन के सदाबहार वन कहाँ पे, सिरोही में पाए जाते हैं। और शुष्क सागवान वन कहाँ पे, अपन के दक्षिण में बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इसी के साथ अपन का क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो स्मृति वन के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म पहचानिए। क्या अपन को असंगत युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें असंगत युग्म कौन सा है ये अपन को पहचानना है। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन इसकी पहचान करेंगे। ऑप्शन पढ़ो, जो अपन का कर्पूर चंद कुलिस स्मृति वन है ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर में। तो ये एकदम अपन का सही है। क्या जो अपन का कर्पूर चंद कुलिस जो वन है वो अपन का कहाँ पे, जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है वो, जयपुर में स्थित है। दूसरा देखेंगे अपन, दूसरा क्या है, पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन जोधपुर में स्थित है। तो ये अपन का एकदम सही हो जाएगा। यानी जो पद्मश्री प्राप्त कैलाश सांखला हैं
तो उनका जो स्मृति वन है वो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अब मुझे ये बताओ कि जो जलमैन के नाम से जाने जाते हैं या वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम क्या है? लेकिन नौलखा किला स्मृति वन ये अपन का एकदम गलत हो जाता है और अपन का ये उत्तर हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन भीलवाड़ा में है, ये एकदम सही है। तो अपन का ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा अपन का? ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि वन उपज मंडी कहाँ स्थित है? क्या वन उपज जो मंडी है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो वनों की उपज प्राप्त करने वाली जो मंडी है वो अपन की सबीना उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सबीना उदयपुर में अपन की वन उपज मंडी उपस्थित है। ये अपन का अति महत्वपूर्ण कौन सा है? 9वां क्वेश्चन हल हो जाता है। इसी के साथ अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया अपन का? अगला क्वेश्चन आ गया अति महत्वपूर्ण, और कौन सा? 10वां क्वेश्चन, यानी कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा 1986 में, कब? 1986 में किस जिले से रूख भायला योजना को शुरू किया गया? अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। पहला तो इसका देखो सन कि अपन का रूख भायला जो प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट किया गया। तो बहुत सी किताबों में आपके लिए क्या मिलता है? 1985 भी बताते हैं, और बहुत से विद्वान 1985 भी बताते हैं और बहुत से 1986 भी बताते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार हल करना है। ज़्यादातर वरीयता आपको 1985 को देनी है और 1986 सेकंड पे रखना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा 1986 में किस जिले से रूख भायला योजना को शुरू किया गया था? तो रूख भायला योजना को कहाँ से? अपन के डूंगरपुर से शुरू किया गया था। कहाँ से? डूंगरपुर से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, प्रशासनिक दृष्टि की वन श्रेणियों में राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है। तो ये अपन का कहाँ पे आवृत है? सर्वाधिक कौन से सुरक्षित वन है? कितने अपन के? 56.55। कितने? 56.55% वन है कैसे सुरक्षित। एवर्गीकृत वन कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक? कमेंट करके ये आप बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कम से कम 5 से 7 बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी के लिए हल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एवर्गीकृत वन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। क्या? निम्न को सम्मिलित कीजिए। 12वां क्वेश्चन है अपन का, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सम्मिलित करेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या है कि जो इमारती लकड़ी है, तो इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होगी अपन को? सागवान से। किससे प्राप्त होगी अपन को? अपन को इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होगी? सागवान से। और अपन को जो कोयला है, कोयला किससे प्राप्त होगा अपन को? धोकड़ा से। किससे प्राप्त होगा अपन को? धोकड़ा से। क्या प्राप्त होगा अपन को? कोयला होगा। बीड़ी किससे प्राप्त होगी अपन को? तेंदू के पत्ते से। और कत्था किससे? खैर से। कत्था किससे प्राप्त होगा अपन को? खैर से। तो जो अपन का ऑप्शन नंबर 2 है एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो 2 है एकदम राइट हो जाएगा। माउंट आबू के चारों ओर 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्या? माउंट आबू के ऊपर चलो एक तो तुम, उसके बाद अपन को देखने कि माउंट आबू के वहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं। तो भाई साहब माउंट आबू में कैसे अपन के उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं अपन के? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपन। आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, उसे पढ़ने से पहले अपन चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर अभिलेखित वनों का विस्तार है?
बताओ भाई साहब, कितने प्रतिशत भूभाग पर अभिलेखित वनों का विस्तार है। कितना शानदार क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन का 9.60। कितने अभिलेखित वन कितने हैं अपन के अभिलेखित वन कितने हैं 9.60% अभिलेखित वन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अपन का कौन सा आ गया अब 15वां। कौन सा आ जाएगा अपन का क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा अपन का 15वां। पहले 15वें क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे पूर्ण मनोयोग से, उसके बाद में अपन इसका उत्तर देंगे। तो देखो, राजस्थान के वनों के संबंध में या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कथनों में सही की पहचान कीजिए। कैसे सही कथन की अपन को क्या करनी है, पहचान करनी है। तो सही कथन की अपन पहचान कैसे करेंगे, इसको पढ़ के अपन सही कथन की पहचान करेंगे। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले यानी कि पहला ऑप्शन पढ़ना अपन को, यानी शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण में पाए जाते हैं और दक्षिण पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। तो एकदम सही है भाई साहब, शुष्क सागवान वन अपन के एकदम दक्षिण में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक धौकड़ा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये भी एकदम सही है अपन का। समझ रहे हो कि नहीं, ये भी अपन का एकदम सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान में केरल, माउंट आबू आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अपन का ये भी एकदम सही हो जाएगा। और अपन का ऑप्शन नंबर 4 है, ये एकदम गलत हो जाएगा। तो अपन का उत्तर क्या होगा, अपन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 16वां क्वेश्चन देखो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्स में एकदम छप जाते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी मुझे बताएंगे, यानी कि जो विश्व वानिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है। कौन सा 16वां क्वेश्चन है, तो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। 16वें का कितना हो जाएगा 3। वन आच्छादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अत्यधिक सघन वन किस जिले में स्थित हैं। तो भाई साहब आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो अपन के सबसे कम जो अपन के सघन वन हैं ये अपन के कौन से ज़िले में हैं, और मैं आपके लिए बताऊंगा सबसे ज़्यादा जो सघन वन है वो कहाँ पे स्थित हैं। तो आप सभी के लिए पता चल गया होगा कि जो 17वें क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। सर्वाधिक जो सघन वन है वो अलवर में, नागौर में स्थित हैं और करौली में स्थित हैं। समझ रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18वां अपन के लिए पढ़ना है। 18वें क्वेश्चन को अपन पूर्ण मनोयोग से पढ़ेंगे। तो भाई साहब कैसे पढ़ेंगे, देखो देखो अपन कैसे पढ़ेंगे। मरुस्थलीयकरण की रोकथाम हेतु केंद्र सरकार द्वारा 77-78 में मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कब अपन के 77 और 78 जो 1977-78 का सन है, इसमें अपन के क्या मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। 1991 में आईजीएनपी के किनारे किनारे वृक्षारोपण व और चारागाहों के विकास हेतु इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो समझ रहे हो कि नहीं, अपन के 1991 में क्या इंदिरा गांधी आईजीएनपी जो क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, यानी इंदिरा गांधी जो नहर है उसके जो किनारे हैं उन पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो अपन का ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा और ऑप्शन सी अपन का एकदम गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से वनों के भौगोलिक वर्गीकरण को उनके प्रतिशत के अनुरूप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला विकल्प है। कैसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला क्रम है, तो इसका जो उत्तर है ये अपन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उष्ण धौंक वन, मिश्रित पतझड़, मानसूनी वन, शुष्क सागवान, सदाबहार वन। यानी कि अपन के अवरोही क्रम में अपन इसको देखेंगे। क्या अवरोही, अब यानी अवरोही यानी घटते क्रम में ले जाएंगे अपन। तो उष्ण कटिबंधीय यानी सबसे ज़्यादा अपन के कैसे धौक के वन पाए जाते हैं, उसके बाद मिश्रित वन, सबसे ज़्यादा धौक के वन, फिर अपन के मिश्रित वन, फिर क्या आ जाएंगे अपन के शुष्क सागवान वन जो दक्षिण पाए जाते हैं, उसके बाद में अपन के उपोष्ण सदाबहार वन कहाँ पे, ओनली माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, नवीनतम वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, तो इसका जो उत्तर है ये अपन का हो जाएगा क्या, उदयपुर। यानी कि अपन अवरोही क्रम बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले उदयपुर आएगा, फिर प्रतापगढ़ आएगा, फिर अपन का सिरोही आएगा, फिर अपन का करौली आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 अपन का बहुत शानदार क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ज़्यादा नहीं तो 2-5 लोगों के बीच में शेयर भी करें और एक अति महत्वपूर्ण कमेंट भी करें, जिससे कि आपको जो अपन की आगामी जो वीडियो है, अति महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए रोज़ एक टेस्ट डाला जाता है जो कि 3rd ग्रेड से संबंधित होता है। और जब तक आप क्वेश्चन हल नहीं करोगे, आपकी सिलेक्शन की जो संभावना है वो बहुत ही कम है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चीनी यात्री हेनसांग ने किस स्थान को पीलो मोलो कहा। बताओ भाई साहब, 21वां क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस स्थान को पीलो मोलो कहा, तो किसको, भीनमाल को कहा था। अगला क्वेश्चन देखो, गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज बताते हैं। तो भाई साहब 22वां क्वेश्चन है, तो जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो अपने आप को किसका, लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। किसका, लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका, लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। जो राम का भाई है कौन, लक्ष्मण, उसका वंशज गुर्जर प्रतिहार अपने आप को बताते हैं। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे कि जो कौन सा राजवंश है वो अपने आप को कुश का वंशज बताता है। किसका, कुश का वंशज बताता है। शिलालेखों में नागभट्ट प्रथम ने अपने आप को किसका प्रतिहार लिखा है। तो भाई साहब 23वां क्वेश्चन है, जो शिलालेख हैं उनमें नागभट्ट प्रथम ने अपने आप को किसका और प्रतिहार लिखा है। शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें क्या, राम का प्रतिहार लिखा है। तो भाई साहब राम का जो प्रतिहार है वो कौन है, अपन का लक्ष्मण है। और लक्ष्मण से तो इनकी प्राप्ति हुई है। और जो ये प्रतिहार लिखा है नागभट्ट प्रथम ने, किसका लिखा है, राम का प्रतिहार लिखा है। ये 23वें क्वेश्चन का अपन का आंसर हो जाएगा। देखो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बढ़िया अच्छे लेवल के लाए जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यानी मंडौर के गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है। यानी कि अब अपन कहाँ चल दिए भाई साहब, मंडौर चल दिए। और मंडौर के जो शासक हैं उनकी जो अपन की वंशावली है वो रज्जल से स्टार्ट होती है। किससे, रज्जल से स्टार्ट होती है। कौन से शासक से स्टार्ट होती है, रज्जल से स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25वां पढ़ो, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, यानी रोहिला सिद्धि के नाम से किस गुर्जर प्रतिहार को जाना जाता था। तो भाई साहब जो अपन का हरिश्चंद्र होता है, क्या जैसे कोई आदमी है भाई साहब एकदम हरिश्चंद्र है, तो भाई साहब उसको रोहिल और सिद्धि नाम से, यानी सिद्ध, एकदम सिद्ध, तो रोहिल सिद्धि भी इसे अपन कह सकते हैं। तो किसे, हरिश्चंद्र को जाना जाता था। अरब यात्री सुलेमान ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को अरबों का मित्र और इस्लाम का शत्रु बताया था। 26वां क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है, इसको देखते ही आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। यानी अरबी यात्री सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार शासक को अरबों का मित्र और इस्लाम का शत्रु बताया। तो किसको बताया, अपन के मिहिर भोज को बताया था। किसको बताया था, मिहिर भोज को बताया था। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में अपन का अनुमान लगाएंगे। अनुमान लगाने के बाद अपन उसका उत्तर देंगे। तो भाई साहब सभी पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अपन का, बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को किस वंश से संबंधित बताया गया है। तो भाई साहब बिजौलिया शिलालेख में किससे, अपन के ब्राह्मणों से संबंधित बताया गया है। अब ये कमेंट करके बताओ कि ये अपन का जो बिजौलिया शिलालेख है ये कौन से सन में उत्कीर्ण किया गया था। क्या, जो बिजौलिया शिलालेख है ये कौन से सन में उत्कीर्ण किया गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अल्पवयस्कता के दौरान शासन में सहयोग करने वाला उसका मुख्यमंत्री कौन था। देखो भाई साहब कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके लिए। यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब अल्पवयस्कता मतलब 11 वर्ष की उम्र का था और ये अपन के राजगद्दी पर बैठ गया था, तो इसका जो मुख्यमंत्री था कौन था, कैमास था।
वो इसका संरक्षक बन गया। किस किस युद्ध के बाद भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ हुआ? 29वें क्वेश्चन को देखो तो भाई साहब अपन का जो 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था द्वितीय, उसमें अपन के मुस्लिम साम्राज्य का एकदम स्थायित्व हो गया था। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला प्रथम खिलजी शासक कौन था? यानी 30वां क्वेश्चन है, सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण 1290 से और 1292 के बीच में किसने किया था? अपन के जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जिसने कहा था कि मैं इसे एक मतलब अपन के बाल के बराबर नहीं मानता। किसको? रणथंभौर दुर्ग को। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? 31वां क्वेश्चन है, तो भाई साहब जब अलाउद्दीन ने कब 1308 या 1311 के बीच में जो आक्रमण किए थे, उसके टाइम पे जो अपन के जालौर का शासक था वो कौन था? सातल देव। कौन था अपन का? सातल देव था। समझ रहे हो कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नैन्सी ने अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण पर जो कारण था वो क्या बताया? 32वां क्वेश्चन देखो, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कानड़ देव के पुत्र बीरम देव द्वारा अलाउद्दीन की पुत्री से विवाह। यानी जो कानड़ देव था उसका जो बेटा था वो कौन था? बीरम देव था। और जो अपन के अलाउद्दीन खिलजी था उसकी जो बेटी थी उसका नाम क्या था? फिरोजा था। क्या था? फिरोजा था। समझ रहे हो कि नहीं? और जो इसकी पुत्री कौन थी? फिरोजा था। अब भाई साहब ये क्या है कि इसके चक्कर में एकदम सती हो गई और यमुना में जब इसका कटा हुआ सर मिला, किसका? बीरम देव के जो कटे हुए सर को इसकी दाई माँ ले गई थी, किसकी? फिरोजा की। तो उसके साथ में यमुना में गिर के इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी से असुम्मेलित की पहचान कीजिए। यहाँ 33वें क्वेश्चन को देखो और इसका उत्तर हो जाएगा ये शिव के उपासक थे, तो ये एकदम ये गलत हो जाएगा। इनका जन्म सांवला गांव में हुआ, एकदम सही है। निष्कलंकी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? संत मावजी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सांवला गांव में। जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका वो कौन सा? इनका चौपड़ा ग्रंथ है। और बेणेश्वर धाम में इनका कब? ये माघ पूर्णिमा है उसके टाइम पे इनका मेला लगता है। कब? माघ पूर्णिमा में इनका मेला लगता है। 34वें क्वेश्चन को देखेंगे और इसका उत्तर बताएंगे। क्या? 34वें का उत्तर, यानी कि वल्लभ संप्रदाय संबंधित कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। क्या? सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें देखो, वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नाथ द्वारा, एकदम सही है। और अपन के क्या है? कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, ये भी एकदम सही है। यानी इसमें मंदिर को दरगाह कहते हैं, नहीं भाई साहब एकदम गलत हो जाएगा। दिन में 8 बार पूजा होती है, ये भी सही है। जो अपन का वल्लभ संप्रदाय, इसमें किसकी पूजा होती है? अपन के कृष्ण की पूजा होती है। कृष्ण के कैसे? बाल रूप की पूजा होती है। प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है इसकी? नाथ द्वारा में स्थित है। दिन में कितनी? 8 बार पूजा होती है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की कितने? 8 बार पूजा हो जाती है। टेस्ट थोड़ा लंबा बनेगा, क्यों? क्योंकि आपके लिए जो स्टेटमेंट बेस पे पूरा का पूरा पेपर बनाया गया है। किस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा की जाती है? 35वें का देखो, यानी कि जो निम्बार्क संप्रदाय, क्या? निम्बार्क संप्रदाय, जिसकी जो निम्बार्काचार्य हैं, यानी कि उस संप्रदाय में जो राधा को कृष्ण की पत्नी रूप में मानकर पूजा की जाती है। तो 35वें का उत्तर हो जाएगा 2। माधव गौड़ीय यानी माधव गौड़ीय संप्रदाय किस दर्शन पर आधारित हैं? 36वां क्वेश्चन देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि द्वैतवाद। कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा अपन का द्वैतवाद। 36वें का ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। 36वें का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। राजपूताने में पाशुपत संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ पर स्थित था? तो भाई साहब सबसे पहले 37वें क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे, उसके बाद आप ये बताओगे कि राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि पाशुपनाथ संप्रदाय संबंधित है। तो लकुलिश संप्रदाय का जो एकलिंग जी का मंदिर है कहाँ पे स्थित है? मेवाड़ में स्थित है, ये हो जाएगा। और जो कि किसने? बप्पा रावल ने बनवाया था।
नाथ संप्रदाय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और हमें आप उत्तर बताइए। तो इसमें क्या है, ये बताना है कि कौन कौन से जो अपन के कूट हैं वो सही हैं। तो भाई साहब, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ द्वारा एकदम गलत। क्यों? नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे? महामंदिर और जोधपुर में स्थित है। प्रधान पीठ मान सिंह ने स्थापित की थी। तो भाई साहब ये एकदम सही है। जो अंग्रेजों के सबसे विरोधी राजा थे वो कौन थे? अपन के मारवाड़ के मान सिंह थे। इसके बैरागी पंथ का केंद्र महामंदिर है। तो भाई साहब एकदम ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये पहले तो बाहर गए थे इधर यूपी साइड, उसके बाद में आए थे। इसके प्रवर्तक नाथ मुनि मच्छिंद्र नाथ हैं। क्या? 38वां क्वेश्चन अपन का चल रहा है। तो इनके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? मच्छिंद्र नाथ। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। रसिक समुदाय किसे कहते हैं? 39वां क्वेश्चन, रसिक समुदाय किसे कहते हैं? तो रामानंदी जो संप्रदाय है उसे अपन रसिक संप्रदाय कहते हैं, रामानंदी संप्रदाय को कहते हैं। मीराबाई से संबंधित असत्य कथन है, यानी कि मीराबाई जो कि अपन के कहाँ पे? चित्तौड़ की थी। कहाँ पे थी? मेड़ता नागौर में रहती थी। समझ रहे हो कि नहीं? तो उनका जो उनके बारे में असत्य कथन की अपन को पहचान करनी है। 40वां क्वेश्चन है। 40वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। यानी कि इन्होंने दासी संप्रदाय चलाया। तो भाई साहब एकदम सही है। जो मीराबाई थी उन्होंने दासी संप्रदाय चलाया था। ये मेवाड़ राजघराने की बहू थी। ये भी एकदम सही है। इनका जन्म मेड़ता में हुआ, एकदम गलत है। इनका जन्म कहाँ? मेड़ता में नहीं हुआ था। अब सभी आप कमेंट करके बताएंगे जो पान की मीराबाई थी इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जिसका अभी वर्तमान में जिला बदल के दूसरे जिले में डाल दिया गया है और राजस्थान के इन्हें राधा कहा जाता है। तो अपन का जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41वां पढ़ो कि जो मीराबाई से संबंधित कथनों पर विचार करो। 41वां क्वेश्चन है। 41वें क्वेश्चन में गलत कथन की अपन को पहचान करनी है। तो अपन को देखो, इनका लालन पालन राव दूदा ने किया, एकदम सही है। राव दूदा ने मीराबाई का लालन पोषण किया था। किसने? राव दूदा ने मीराबाई का लालन पोषण किया था। इनका अंतिम समय गुजरात में बीता, ये भी एकदम सही है। क्या? ये भी एकदम सही है। इन पर सर्वाधिक अत्याचार विक्रमादित्य ने किए। तो भाई साहब ये भी सही है। जो इन पर सर्वाधिक जो अत्याचार हैं वो विक्रमादित्य ने किए। किसने? विक्रमादित्य ने किए थे। अब विक्रमादित्य का शासनकाल आप सभी को पता होगा कब? 1531 से और 35 के बीच में था। कब? 1531 से और 35 के बीच में था। ये मेवाड़ राजकुमार रतन सिंह की पत्नी थी। तो भाई साहब ये अपन का एकदम गलत हो जाता है। क्या? ये एकदम अपन का गलत हो जाता है। ऑप्शन सी अपन का एकदम सही हो जाता है। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन बताइए। 42वां क्वेश्चन है। 42वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इससे संबंधित अपन का असत्य कथन है, ये कौन सा है? गलताजी। क्या? गलताजी। इसकी प्रधान पीठ गलताजी में नहीं है। गोविंद देव जी, क्या? गोविंद देव जी की यानी पूजा गोविंद देव जी की जाती है गौड़ीय संप्रदाय में, एकदम सही है। क्या? एकदम एकदम ये सही हो जाएगा। और इसके बाद में क्या? इस संप्रदाय का जो मदन मोहन मंदिर है वो करौली में, एकदम ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद अपन के उत्तर ये हो जाएगा, क्यों ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, किस संत को राजस्थान का नरसी कहा जाता है? 43वां क्वेश्चन है। तो भक्त कवि जो दुर्लभ है इनको राजस्थान का नरसी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो नाथ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, 44वां क्वेश्चन है, महामंदिर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? महामंदिर जोधपुर में स्थित है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने किस संप्रदाय के साधुओं को शरण दी थी? क्या? मेवाड़ के जो महाराणा राज सिंह थे उन्होंने कौन से संप्रदाय के साधुओं के लिए शरण दी थी? तो कौन से? वल्लभ संप्रदाय के साधुओं के लिए शरण दी थी, जो कि कृष्ण की पूजा दिन में 8 बार करते हैं और बाल रूप में करते हैं।
वह संत जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए। कितना शानदार क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। इसके बाद भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और आप फिर भी अगर सिलेक्शन की उम्मीद रखते हो तो बाकायदा आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन संभावना ये है अगर कोई टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसके लिए एक सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो सभी छात्र एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे कि आप अगले जो टेस्ट आएगा नया उसमें भी जुड़ पाओगे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। 46वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद जी। वह संत जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर और अपन के हिंदी में भाषण दिए थे। तो हिंदी में कौन? रामानंद जी ने दिए थे। किसने दिए थे? अपन के रामानंद जी ने दिए थे। प्रतिहार किसके? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं और अपन के राम के परिहारी के रूप में पूजा करते हैं। संप्रदाय पीठ असत्य कथन है। 46वां क्वेश्चन है, इसमें जो असत्य कथन है ये अपन का गौड़ीय संप्रदाय हो जाएगा, जोधपुर। क्यों? क्योंकि जो रामानंदी जो संप्रदाय है ये अपन का कहाँ पे? गलता जी में है। और अपन का निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद में, रामानंदी संप्रदाय रेवासा सीकर में स्थित है। रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता में किसने स्थापित की थी? भाई साहब क्वेश्चन देखो, तो किसने की थी? कृष्णदास पेहारी। यानी कि जो अपन के कृष्णदास पेहारी थे ये खाली दूध ही दूध का सेवन करते थे, यानी कि दूध ही दूध को पीते थे। और इन्होंने जो रामानंद संप्रदाय है इसकी जो प्रधान पीठ है गलता में स्थापित की थी। किसने? कृष्णदास पेहारी। किसने? कृष्णदास पेहारी ने। कौन से? रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जी में स्थापित की थी। पुष्ट मार्गीय संप्रदाय किसे कहा जाता है? 49वां क्वेश्चन देखो कि जो अपन का पुष्ट मार्गीय जो संप्रदाय है ये अपन का वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण की 8 बार पूजा की जाती है। कितनी? 8 बार पूजा की जाती है, बाल रूप में की जाती है। पिछवाई का संबंध है। तो भाई साहब 50वां क्वेश्चन है, पिछवाई कला का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? अपन के श्री कृष्ण से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंदिर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है? तो 51वां जो क्वेश्चन है इसका अपन उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन का पाशुपत संप्रदाय। कौन सा? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित कौन सा अपन का? गोविंद देव जी मंदिर है। 51वें का उत्तर हो जाएगा अपन का ऑप्शन 4, यानी पाशुपत संप्रदाय संबंधित कौन सा मंदिर नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमने जो गलती की है वो आप भी गलती कर सकते हो, लेकिन आप करोगे एग्जाम में जिससे आप फेल हो सकते हो। तो पाशुपत संप्रदाय के जो ये अपन का जो एकलिंग जी मंदिर है ये अपन के पाशुपत संप्रदाय संबंधित है। सुंदा माता ये भी अपन के इसी से संबंधित है। मंडलेश्वर मंदिर इसी से संबंधित है। 84 वैष्णव वार्ता ग्रंथ का संबंध किस संत से है? कितना शानदार क्वेश्चन है कि जो 84 वैष्णव वार्ता अपन का जो ग्रंथ है उसका संबंध विट्ठल नाथ से है। किससे है? विट्ठल नाथ से है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? 53वां क्वेश्चन है, राजस्थान की जो दूसरी मीरा है वो किसे? राणाबाई को कहा जाता है। किस महिला संत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति को खींचड़े का भोग करवाया था? 54वां क्वेश्चन है, यानी कि ऐसी कौन सी थी जिसने अपने कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छी खींचड़ा बनाया और अपन के जो ठाकुर जी हैं उनको खींचड़े का भोग लगाया? तो वो कौन थी? अपन की अपन की 54वें का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 कर्माबाई हो जाएंगी। मीराबाई पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 55वां क्वेश्चन है, तो मीराबाई पर जो डाक टिकट है वो 1952 में जारी किया गया था। वल्लभ संप्रदाय का मदन मोहन मंदिर कहाँ पर स्थित है? 56वां क्वेश्चन देखो कि जो वल्लभ संप्रदाय है उसका जो मदन मोहन मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? अपन के भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कौन से? वल्लभ संप्रदाय का मंदिर, मदन मोहन जी का। उत्तरी तोतार्दी किसे कहा जाता है? देखो भाई साहब कितना शानदार क्वेश्चन है। 57वां कि जो उत्तरी तोतार्दी है ये किसे कहा जाता है? अपन के गलताजी को कहा जाता है। राजस्थान के वे क्रिकेटर जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाया था? 58वां क्वेश्चन देखो कि राजस्थान के वे खिलाड़ी
जिन्होंने पहले ही मैच में शतक लगाया था। बजरंग लाल ताखर का संबंध किस खेल से है? 59वां क्वेश्चन है, तो किससे? नौकायन से इनका संबंध हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर कौन थी? तो भाई साहब पहली महिला बॉक्सर कौन थी? अरुंधति चौधरी। तो भाई साहब अरुंधति चौधरी का संबंध बॉक्सिंग से हो जाएगा। 1982 में अर्जुन पुरस्कार विजेता लक्ष्मण सिंह का संबंध किस खेल से है? तो भाई साहब किस खेल से है? 1982 में जो अर्जुन पुरस्कार है वो लक्ष्मण सिंह ने जीता था, उसका संबंध गोल्फ से है। 62वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कोच कौन हैं? यानी कि पहले जो कोच हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता वो कौन हो जाएंगे? अपन के कर्ण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अपन के कर्ण सिंह हो जाएंगे। सलीम दुरानी का संबंध किस खेल से माना जाता है? तो 63वें का जो उत्तर है वो अपन का क्या हो जाएगा? क्रिकेट। सलीम दुरानी किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। 64वें में अपन को क्या असुमेलित नहीं है, यानी कि असुमेलित की जांच करनी है। किसकी असुमेलित की जांच करनी है? तो ये अपन के कौन हो जाएंगे? कृष्ण सिंह क्रिकेट, यानी इनका संबंध क्रिकेट से नहीं था। नवनीत गौतम, सुमित्रा शर्मा, शालिनी पाठक का संबंध कौन से खेल से है? 65वां क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो इन सभी का संबंध कबड्डी खेल से है। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम बताइए। 66वां क्वेश्चन है, तो ये कौन हो जाएंगे? अपन की अवनी लेखरा, जयपुर से इनका संबंध है। 67वां क्वेश्चन देखो, 67वें क्वेश्चन का आंसर अपन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए थे? अपन के अमेरिका से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? अपन के अमेरिका से लिए गए थे। दूसरे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसमें 1 हो जाएगा, और इसमें ये हो जाएगा। तो ये अपन के उत्तर हो जाएंगे। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है? 68वां क्वेश्चन है। 68वें क्वेश्चन का आंसर अपन को देखना है। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? 68वें क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल संविधान में थे, यानी मूल संविधान में क्या क्या थे? तो भाई साहब कितने अनुसूची और कितने अपन के वे थे? तो अपन के जो मूल संविधान है उसमें अपन के कितने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के अनुसार भारत है, यानी कि संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत क्या? राज्यों का संघ है। क्या है? संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? क्या? यानी कि जो 71वां क्वेश्चन है, यानी भारत की कौन सी जो अनुसूची है वो दल बदल, यानी जो 10 आदमी होंगे तो वो दल बदल कर सकते हैं, यानी कि कभी इधर कभी उधर, तो 10वीं अनुसूची दल बदल। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी तुमने सुना होगा, का जो सचिव होता है वो कौन होता है? 72वां क्वेश्चन है, यानी कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसका जो सचिव होता है वो कौन होता है? अपन का प्रधानाध्यापक होता है। लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे उसका अध्यक्ष कौन होता है। 73वां क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है, यानी विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? 73वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो एसएमसी के द्वारा जो विद्यालय विकास योजना है वो स्टार्ट की जाती है। 74वां क्वेश्चन देखो, एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी आवश्यक है? क्या? 74वां क्वेश्चन है। तो भाई साहब 74वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 74वें का ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। यानी एसएमसी की जो साधारण सभा है उसकी बैठक कम से कम 3 महीने में एक बार की जानी चाहिए। आरटीई 2011 के अनुसार बालकों की पहचान कर उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था न्यूनतम अवधि कितनी है? तो 75वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? ऑप्शन नंबर 3, यानी क्या हो जाएगा? 3, यानी आरटीई 2011 के अनुसार बालकों की पहचान कर उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए जो न्यूनतम अवधि है वो 3 माह की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 76वां देखो, आरटीई का राजस्थान में नाम क्या है? क्या है? 76वें क्वेश्चन का आरटीई का राजस्थान में नाम क्या है? इसको अपन देखेंगे। तो राजस्थान में इसका नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011। एसएमसी के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह क्या यदि वह त्यागपत्र दे दे। सही है। स्टेट पद पर न रहे, यानी कि स्टेट सदस्य पद पर न हो, ये भी सही है। और अपन का 77वां यानी कि मृत्यु हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, वो एकदम सही हो जाएगा। अगर किसी छात्र के 200 नंबर बन रहे हैं तो ये मानो कि आप सिलेक्शन की रेस में हो। एसएमसी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है। 78वां क्वेश्चन है, यानी जो एसएमसी है उसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनका जो अधिकतम कार्यकाल है वो 2 वर्ष हो सकता है। कितना? 2 वर्ष हो सकता है। कितना हो सकता है? 2 वर्ष हो सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो भाई साहब इसकी सूचना है तो वो कब? 29 मार्च 2011 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन स्कूली प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं है? क्या? निम्न में से कौन स्कूली प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं है? तो इसमें जो छात्र होता है वो स्कूली प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं होता, यानी एसएमसी का सदस्य नहीं होता है। लेकिन जो साक्षर माता पिता हैं वो होते हैं, साक्षर समुदाय के सदस्य वो भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, और जो प्रधानाचार्य होता है, प्रधानाध्यापक होता है, वो इसका सचिव होता है। निम्न में से कौन सा एसएमसी के प्रमुख कार्यों में से एक है? 81वां क्वेश्चन देखो। तो निम्न निम्न में से एसएमसी कार्यों में से प्रमुख एक कौन सा है? स्कूली विकास के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और समर्थन करना अपन के एसएमसी का कार्य है। किसी भी स्कूल द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही किसी प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। यह अनुबंध किस धारा में वर्णित है? 82वां क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 13। धारा 13 के अनुसार ना तो फीस लेंगे, ना उसके अपन के जो प्रवेश है उसको प्रतिबंधित करेंगे। आरटीई एक्ट 2011 के नियम नंबर 18 के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के कितने समय पश्चात अध्यापकों को न्यूनतम अहलियता अर्जित करनी होगी? 83वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 5 वर्ष के अंदर अंदर उसको न्यूनतम अहलियता अर्जित करनी होगी। 84वां क्वेश्चन देखो, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू किया गया था? तो कहाँ पे शुरू किया गया था? ये अपन के उदयपुर में शुरू किया गया था। 85वां क्वेश्चन देखो कि जो अप्रैल 2025 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक अपन को क्या इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है? किसकी? सत्य कथन की अपन को पहचान करनी है। इसमें जो 1 और 3 है वो सत्य हो जाएंगे। क्या 1 और 3 सत्य हो जाएंगे? अच्छी बात देखना अब अपन के लिए 86वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यानी अप्रैल 2025 में गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? ललित के पवार को। किसको? ललित के पवार। 22 अप्रैल 2025 को महान योद्धा महाराणा सांगा की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो कौन सी जयंती मनाई गई थी? 543वीं जयंती मनाई गई थी। वर्ष 2025 में बतुल बेगम को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कला क्षेत्र में मिला था। ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आपके जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम थी उसमें भी छपा था। अब 89वां क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। इसमें 1, 2 और 4 एकदम सही हो जाएंगे। यानी 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो इसमें क्या 1 अप्रैल 2025 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर लाड़ू प्रोत्साहन योजना कर दिया गया था। तो ये सही है अपन का। ऑप्शन ए एकदम सही है।
राजस्थान सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 मिलियन तक पहुंचाना है? 90वां क्वेश्चन है। तो 2030 तक 350 मिलियन राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है। किसकी को? राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है। निम्न में से किस विकल्प में वाक्य की क्रिया अकर्मक नहीं है? 91वां क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा है? अपन का ऑप्शन 2, यानी कि सैनिकों ने अपना पूरा बल लगा दिया। इसमें अपन की सकर्मक है। तो क्या लगा दिया? बल लगा दिया, तो सकर्मक क्रिया हुई। निम्न में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, यानी कि कौन सी क्रिया वो है? इसमें अपन की सकर्मक है। तो यानी कि अपन का उत्तर हो जाएगा कौन सा? शिक्षक आज हमारी परीक्षा लेंगे। तो शिक्षक आज हमारी क्या लेंगे? परीक्षा लेंगे। 93वां क्वेश्चन है, या निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्य नहीं है। 93वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, रंजीत हमें पुकार रहा है। सुरेश अपनी सभी पुस्तकें साफ सुथरी रखता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार है, यानी कि जो सुरेश है वो अपनी सभी जो पुस्तकें उन्हें एकदम साफ सुथरी रखता है। तो क्या रखता है? साफ सुथरी रखता है, सकर्मक हो जाएंगी। 95वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से एक असम्मिलित है। तो भाई साहब जो अपन का 95वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो अपन का जगदीश है वो राजीव के साथ बाजार गया। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, उसके बाद में आप इस उत्तर को लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए अलग क्वेश्चन दिखता है तो तुरंत के तुरंत अपनी नोटबुक में उसे ऐड कर लें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और एक मोटिवेशन के लिए आप शेयर भी करें। हिंदी भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। 96वें क्वेश्चन का है। तो व्याकरण की जटिलता, ये उत्तर हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन है, कक्षा में दृष्टिहीन बालक को भाषा शिक्षण के समय समावेशित करने की प्रक्रिया होगी, यानी कि समावेशित करने की प्रक्रिया क्या होगी? तो क्या होगी? शब्द एवं वाक्यों को धीमी गति से बोलना और विस्तार से वर्णन करना, ये अपन का उत्तर हो जाएगा। कक्षा में किसी बालक द्वारा अन्य बालक के प्रति असभ्य एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? बालक के साथ अत्यंत संयत वार्तालाप करना चाहिए। हिंदी भाषा की कक्षा में बालक संगत लेखन नहीं कर पाता, उपयुक्त बालक है। तो भाई साहब लिख नहीं पा रहा है, तो वो कैसा है? वो डिस्ग्राफिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया से संबंधित है। आई सो हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ही वॉज सीन कंडक्टिंग द रिहर्सल। क्वेश्चन नंबर 101 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए स्टोन स्ट्रंक मी ऑन द हेड। तो 101वें का उत्तर हो जाएगा अपन का 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 102वां क्वेश्चन देखेंगे। 102वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 2, यानी यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। तो दिस हैज़ टू बी डन बाई इमीडिएटली। लेट अस हेल्प हिम। 103वां लेट अस हेल्प हिम। तो इसका क्या है? लेट्स ही बी हेल्प्ड बाई अस, इसका उत्तर हो जाएगा। 104वां क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? 3, यानी डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस। तो वाज द फर्स्ट बस मिस्ड बाई एवरीबडी, यानी हर कोई के द्वारा पहली बस मिस की गई थी। लिंग्विस्टिक इंटरफेस ऑकर्ड व्हेन। 105वां क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा पीपल लर्न सेकंड लैंग्वेज और डायरेक्ट। वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड व्हेन। क्या? व्हेन लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड, यानी कि फॉर्मेटेड फ्रेजेस। लैंग्वेज इज ए सोशल कॉन्सेप्ट, यानी हिज इंक्लूड्स द आइडिया दैट लैंग्वेज इज, अपन की कैसी हो जाएगी? एक्वायर्ड थॉट सोशल इंटरेक्शन।
108वां क्वेश्चन देखेंगे, यानी लैंग्वेज डेवलप्ड इज रेफर्स टू एक्वायरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज। ये अपन का उत्तर हो जाएगा। अब ये अपन के गणित के सवाल हैं कुछ, इनको तुम हल करोगे। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 3। और 110वें का उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। 111वें का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 112वें का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 113वें का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 114वें का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारे अति महत्वपूर्ण 114 प्रश्न हो चुके हैं। अब 115वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह बहुत मदद करते हैं। तो भाई साहब किस कार्य में? यानी मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखना आप सभी के लिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियाँ हैं वो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? तो भाई साहब इसका उत्तर हो जाएगा अंतःक्रियात्मक श्वेत पट। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यौगिकों का कौन सा गुण अपवर्तित रहता है? 118वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान अपवर्तित होता है। यानी किसी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? इसमें से अपन की विस्थापन अभिक्रिया एकदम चौथी हो जाएगी। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो भाई साहब इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? वाष्पन अपन का रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयला, लकड़ी, कागज आदि का जलना किस प्रकार का अपन का वो है क्या विकर्ण? तो ये दहन भी है और रासायनिक भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है यानी विचारों की सत्यता की प्रामाणिकता की जांच करना। वर्तमान समय में अनुशासन का वास्तविक अर्थ है, तो इसका क्या है? आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंयम। क्या? आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंयम। किस विधि में एक से अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है? तो भाई साहब प्रयोगशाला जो विधि है इसमें एक से अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। स्वांगीकरण किस शिक्षण विधि का कार्य पद है? तो अपन का जो स्वांगीकरण है ये अपन की जो वैज्ञानिक विधि है इसका कार्यपद है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः किन तत्वों से मिलकर बनी होती है? 127वां क्वेश्चन है, तो इसका क्या है कि निकल व लोहे से मिलकर के पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है वो बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? यानी कि पृथ्वी दिन की परिभाषा बताइए किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करती है उसे पृथ्वी दिन कहते हैं। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भाई साहब 129वां देखो, तो इसकी क्या है? यूराल जो अपन की पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप को एशिया से अलग करती है। किसको? यूरोप को एशिया से अलग करती है। पर्वत पहाड़ियों से किस प्रकार भिन्न है? भाई साहब क्या है? तो ऊंचाइयों के आधार पर ये भिन्न हो जाते हैं। हिमालय व यानी कि आल्प्स किस प्रकार के पर्वतों की श्रेणी में आते हैं? क्वेश्चन तुम पढ़ेंगे, मैं इसका उत्तर बताऊंगा। तो ये बलित पर्वतों की श्रेणी में आ जाते हैं। निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी स्वयं क्रिया करके नए ज्ञान का अर्जन करते हैं? 132वां है, तो इसमें क्या परियोजना विधि? 911 में किसने? अपन के वॉटसन। 133वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिद्धांत प्रोजेक्टेड मेथड से संबंधित नहीं है? तो भाई साहब 133वें में कौन सा हो जाएगा? राजनीतिक एकता का सिद्धांत प्रोजेक्टेड मेथड से संबंधित नहीं है।
134वां देखो, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो परियोजना विधि के जो प्रतिपादक हैं ये अपन के कौन है? किलपैट्रिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? किलपैट्रिक हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक परियोजना विधि का चरण नहीं है? 135वां क्वेश्चन है, तो इसका क्या? योजना की उपयोगिता इसका चरण नहीं है। परिस्थिति का निर्माण चरण है, क्रियान्वयन चरण है, मूल्यांकन भी इसका चरण है। 136वां क्वेश्चन देखो, यानी कि यानी H.J. जेन्स ने व्यक्तित्व के कई बीमा बतलाए हैं, जिसमें एक बीमा ऐसा है जिसका एक ध्रुव मनोविज्ञान विक्षिप्तता का है, तो इसी बीमा को दूसरे ध्रुव को कहा जाता है। तो 136वें का उत्तर हो जाएगा अपन का पराअहम। 137वां क्वेश्चन पढ़ो, MMPI का पूरा नाम क्या है? तो MMPI का पूरा नाम क्या हो जाएगा अपन का? अपन का पूरा नाम हो जाएगा मिनीसोटा मल्टीप्लेक्स पर्सनैलिटी एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर अब अपन का आ जाएगा 138वां। कौन सा? 138वां, वास्तविक सिद्धांत का संबंध किससे होता है? 138वां तो किससे होता है? अहम से होता है। आलपोर्ट के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा शील गुण ऐसा है जो व्यक्तित्व की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण इतना अधिक होता है कि वह उन शील गुणों से पहचाना जाता है? तो 139वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा अपन का कार्डियल शील गुण। कौन सा है? कार्डियल शील गुण। यानी अल्पोर्ट के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा शील गुण है जो व्यक्ति की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण इतना अधिक होता है कि वह उन शील गुणों से पहचाना जाता है? तो वो कौन सा है? कार्डियल शील गुण हो जाएगा। 140वां देखो, स्रोत शील गुण तथा सतही शील गुण के संप्रत का प्रतिवाहन किसने किया? 140वां क्वेश्चन है, तो किसने किया था अपन के? कैटल ने किया था। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण पर प्राप्त अनुक्रिया का मूल्यांकन किसके आधार पर होता है? 141वां, इसका उत्तर हो जाएगा इन सभी। स्थान निरूपण, निर्धारक, विषय वस्तु सभी के आधार पर हो जाता है। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, यानी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? केस स्टडी विधि हो जाएगी। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। तो 143वां क्वेश्चन है, इसका जो ये परिभाषा ये किसने दी थी? आलपोर्ट महोदय ने दी थी। किसने दी थी? आलपोर्ट महोदय ने दी थी। क्वेश्चन देखो 144वां, टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? 144वां क्वेश्चन है, तो इसके जो लेखक हैं वो स्प्रेंगनर हैं। क्या है? स्प्रेंगनर हैं। यानी टाइप्स ऑफ मैन, यानी स्प्रेंगनर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने टाइप्स ऑफ मैन यानी कि व्यक्तित्व के बहुत प्रकारों की पुस्तक लिखी थी। क्रेस्चमर के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व की चित्त प्रकृति को कहा जाता है। तो भाई साहब 145वां, तो इसको क्या कहा जाता है? साइक्लोड। निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता डाटा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? 2 इनपुट डिवाइस जिम्मेदार होती है। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो भाई साहब 147वें का उत्तर क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक का कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप पेज डाउन की किस प्रकार या किस श्रेणी में रखते हैं? तो 148वें का जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? ऑप्शन नंबर 4। नेविगेशन में इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर, ऐसे नेविगेशन हो जाता है। 139वां क्वेश्चन पढ़ो, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्राप्त स्रोत यानी वर्ण अंक कार्ड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में
वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों की जांच के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो कौन सा? ऑप्टिकल मार्ग रिकॉग्नाइजर। क्वेश्चन नंबर 150 देखो, क्यूआर में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। पहले 2 ऊपर की भुजाओं पर तथा अंतिम नीचे से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेफ्ट अलाइन। क्या हो जाता है? लेफ्ट। तो अपन के ये अति महत्वपूर्ण जो 150 क्वेश्चन है ये आपके समक्ष हल कर दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो प्रत्येक टेस्ट है ये अपन के किससे संबंधित है? रीट लेवल 1 एग्जाम से संबंधित है, जो कि क्या 3rd ग्रेड है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो आपके लिए कैसी होनी चाहिए।